हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 रीड कराऊंगी, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो किस प्रकार से दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके बच्चों, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थलमंडल क्या होता है बच्चों? ऊपर की धरती जिस पे हम रहते हैं, जिस पे जीवन है, वही क्या है? स्थलमंडल है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। मतलब क्या है, जो पृथ्वी के अंदर की जो प्लेट है वो बच्चों ऐसे परमानेंटली ऐसे करके ऐसे घूमती रहती हैं वो, ठीक है ना। तो ये घूमती रहती हैं। क्या है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। क्यों होता है? पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, मैग्मा निकलता है, उसके कारण ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, ऐसे गोला गोला घूमता रहता है बच्चों, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। अभी आगे बताऊंगी मैं आपको। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, मीन्स जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी को अगर हम देखें तो पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट पे हम रहते हैं, तो जो नहीं ऊपर वाले पार्ट पे, यानी कि जो पृथ्वी के नीचे जो पार्ट होता है उसके अंदर जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूमि स्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कहलाती है अंतर्जनित बल। क्या कहलाती है बच्चों? अंतर्जनित बल। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे बोलते हैं अंतर्जनित बल, यानी कि एंडोजेनिक फोर्स। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, यानी कि बाहर पृथ्वी के ऊपर जो यहाँ पे घटित होता है, उसे बोलते हैं बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्स। ओके बच्चों, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है, अचानक से, डेली थोड़ा ही ना होता है कुछ भी अंदर हो रहा है पृथ्वी के, तो कभी धीमी गति से या थोड़ा थोड़ा होता रहता है, ठीक है। भूकंप एवं ज्वालामुखी आंतरिक प्रक्रियाएं, भूकंप एवं ज्वालामुखी ऐसी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अधिकारिक हानि हुई है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसमें पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार से बताइए, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। ओके, अब अंतर्जनित बल क्या होता है? अंतर्जनित बल का मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर होता है। ये दो प्रकार से होता है, या तो आकस्मिक बल होगा, एकदम अचानक बहुत बड़ा चेंजेस होगा, और दूसरा होता है पटल विरूपण बल। ये पर्वतों के निर्माण, जो नए नए पर्वत बनते हैं उनके निर्माण के कारण जो बनता है, ठीक है। आकस्मिक बल में कौन सा आता है? भूकंप, जो पृथ्वी के अंदर होगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो गए, भूस्खलन यानी कि धरती का खिसकना, ठीक है। उसके बाद पटल विरूपण बल में होता है कि पर्वत निर्माणकाली बल, जो पर्वतों के रिएक्ट से होता है। अब हम बात करते हैं बहिर्जनित बल की। बहिर्जनित बल जो पृथ्वी के बाहर होता है, जैसे अपरदन एवं निक्षेपण। अपरदन मैंने बताया था आपको। अपरदन क्या होता है? जब मतलब नदी का पानी का कटाव आता है, उसके साथ जो कूड़ा करकट बह जाता है, कूड़ा करकट बहकर जो एक जगह एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है, उसे कहते हैं अपरदन। निक्षेपण, ठीक है, नदी से बहता हुआ जल। ये बाहरी प्रक्रियाएं जो हम देखते भी हैं, पवन, वायु का चलना, समुद्री तरंगे और हिमनद। ओके, ये सब क्या हो गए? बहिर्जनित बल हो गए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये हमारी पृथ्वी वो ज्वालामुखी है बच्चों। जब इससे निकलता है लावा, हम हमेशा इससे लावा निकलता रहता है बच्चों, लावा निकलता है जो, उसी से ही बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं। इसमें क्या है? इसी प्रकार स्थलमंडल प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप होता है इसके कारण, जहाँ से, अब बच्चों याद रखेंगे आप, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है वो कहता है उद्गम केंद्र। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उद्गम केंद्र कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, इसे बोलते हैं उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उससे के निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जो बिल्कुल अधिकेंद्र, जहाँ पे हम उसको देखते हैं कि भूकंप कहाँ तक है, तो इसे कहते हैं, इस वाले पार्ट को अधिकम। क्या कहलाते हैं बच्चों? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की तरंगों के रूप में गमन करता है। ऐसे ऐसे यहाँ से चलता है ये,
गमन करता है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तेज भूकंप आता है, वहाँ पे जाके तो सिकुड़ रहा है ना। देखो यहाँ से इधर से भी स्टार्ट हुआ बच्चों, देखो जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे सब हो रहा है ना। तो इस वाले पार्ट में ज़्यादा क्रियाशील होता है भूकंप, लेकिन ऊपर जाके कम हो जाता है, तो यहाँ पर कम क्रियाशील होता है। ठीक है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। फिर हम यहाँ आगे बात करते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। मीन्स बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी आजकल वैज्ञानिक जो हैं वो इसकी खोज कर रहे हैं, वो बता देते हैं। स्थानीय लोग कुछ समय तरीकों से इस भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। कुछ जानवर अलग तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, उन्हें पता लग जाता है कि धरती के अंदर कुछ प्रतिक्रियाएं चल रही हैं और वो बाहर भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों। भूकंप, ये याद रखेंगे, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। उस यंत्र को क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप लेखी। क्या कहते हैं? भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल किस पर नापी जाती है? भूकंप की रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जैसे हम बुखार नापते हैं ना थर्मामीटर से, तो टेम्परेचर नापते हैं उससे, ऐसे होता है भूकंप लेखी से उसे नापते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 से अधिक 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 से अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी 7 से अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ओके बच्चों, याद रखेंगे। भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करते हैं? जब हमें पता लग जाता है कि भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित बने रसोई के काउंटर या मेज के नीचे। ठीक है। दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण, तस्वीर फ्रेम से इनसे दूर रहें कि झटके से गिरेंगे तो ये तुम्हारे ऊपर गिरेंगे, हानि होगी। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ओके। फिर आगे बात करते हैं मुख्य स्थल आकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन तथा हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। अब नदी के क्या बारे, इससे पहले ये बात करो बच्चों, ये पढ़ो। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या होता है बच्चों? जल का तेजी से ऊपर से नीचे गिरना क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। कौन सा है बच्चों? याद रखेंगे, एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ओके बच्चों। फिर आगे हम बात करते हैं स्थलाकृतियों की। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। फिर आगे बात करते हैं नदी के कार्य। क्या है नदी के कार्य? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी बड़े खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ना, ऊपर से नीचे गिरती है, मैंने बताया। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं।
देखो जैसे ये नदी निकल रही है ना, ऐसे ऐसे बन रही है, तो विसर्प यानी सांप की भांति चलती है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कूड़ा करकट जमा होना शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। देखो ये जैसे कट के अलग हो गया, अब यहाँ पे अपरदन हो गया ना, यहाँ पे कूड़ा व करकट हो गया, तो जो ये अलग से बन जाते हैं बच्चों, जिसे चाप झील कहते हैं, इन्हें जो अलग से बन जाता है, ये अलग से दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से नदी आ रही थी बच्चों, नदी आ रही थी, उसके बाद यहाँ पे अपरदन ज़्यादा हो गया, तो इसका ये वाला पार्ट अलग निकल गया यहाँ पे, तो ये अलग निकल गया, तो इससे क्या बन गया यहाँ पे, चाप झील। क्या बनेगा बच्चों, चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी तथा अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र पर तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ओके, उसके बाद जिन्हें वितरिका कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती हैं कि यह अपने साथ लाए मलबा को निक्षेपण करने लगती हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों में संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थल आकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ही ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हिमनद के कार्य। हिमनद क्या होता है, हिमनद तथा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। जो बर्फ़ की नदियाँ ऊपर बहती हैं बच्चों हिमालय पर्वत पर, उन्हें बोला जाता है हिमनद। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से ग्लोशमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और ग्लोशमी मिट्टी तथा पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ओके बच्चों, फिर आगे है पवन के कार्य। पवन क्या होती है, हवा। मतलब क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? रेगिस्तान बच्चों जहाँ पे रेतीला क्षेत्र, जहाँ पे पानी की कमी होती है, रेत ही रेत होता है, उसे बोला जाता है रेगिस्तान। बालू के टिब्बे ये बालू के टिब्बे यानी कि रेगिस्तान की एरिया है ये। रेगिस्तान में पवन, अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के छत्र जैसे शैल वहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जहां पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ओके बच्चों, चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। सभी बच्चे अच्छे से इस चैप्टर को रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।